अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो हमारे आपको पता है कि CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारी बहुत अच्छे से चल ही रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग CS609 सबसे रुखी सुखी सी बुक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हम लोग इसको भी स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो इसका जो है लेक्चर नंबर 23 लेकर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। तो इसको जो है वो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 23 को समझने से पहले ना, मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने 23 से ही स्टार्ट कर देना है। आप लोगों को इसको करने से पहले ना थोड़ा सा ऊपर 22nd लेक्चर के लास्ट में यहाँ पर आना होगा। बिकॉज़ यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी सी समझ आएगी। ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही हूँ मैं, यहीं से DMA कंट्रोलर से। ठीक है, बेसिकली हमारे पास DMA कंट्रोलर होता क्या है, आप लोगों ने ध्यान से समझना है। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, प्रोसेसर वो मेन मेमोरी में डालता है। मेन मेमोरी में जो भी मतलब प्रोसेस होके मेन मेमोरी में राइट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एक सॉन्ग दिया कि इस सॉन्ग को जो है वो एक फ़ोल्डर बना के और उसको जो है मेन मेमोरी में डाल दो। तो उस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी थी वो प्रोसेसर ने की और उसको मेन मेमोरी में जाके राइट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है कि जब अब ये काम जो है वो प्रोसेसर कर रहा होता है कि पहले वो इनपुट लेता है, फिर उस पर काम करता है, फिर उसको मेन मेमोरी में देता है। उसके अलावा प्रोसेसर जितना भी हमारे लैपटॉप या अपने PC पे जो भी काम हो रहा होता है वो आपको पता है कि वो कौन कर रहा होता है, प्रोसेसर कर रहा होता है। तो इससे होता यह है कि वक्त जो है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बिकॉज प्रोसेसर जो है वो कितनी जगह पे काम करेगा, तो एक जगह वो काम करता है, फिर उसके बाद जब दूसरा काम आता है तो एक को रोकता है, उसके बाद पहला काम करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ इनका चलता है। लेकिन अब क्या होता है कि एक वर्चुअल मेमोरी की तरह कह लें, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जो है वो आता है समझने के, वो आया इन प्रोसेसर के पास। उसने प्रोसेसर से रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप अपना दूसरा काम कर लो और ये वाला काम मुझे दे दो। मैं जो है वो इनपुट आउटपुट जो आपकी जो डिवाइस है वहाँ से इनपुट या आउटपुट लूँगा और मैं मेन मेमोरी को वो दे दूँगा और मेन मेमोरी जो उसे मुझे आंसर देगी तो वो मैं वापस आउटपुट को भी दे मतलब आउटपुट डिवाइस को भी पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से इनका ये डील डन हुआ कि चलें ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इनपुट्स जो हैं वो DMA ले रहा है और DMA से फिर वो जो है DMA जो है जो भी उसने काम करना है प्रोसेसर का काम वो करके और इसको जो है वो भेज रहा है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी उसको अगर राइट कर रही है और कुछ आउटपुट देनी है तो वो दे रहा है। मतलब अगर ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो मेन मेमोरी जो है वो एड्रेस सेंड कर रही है। ये सारा काम कहाँ होता है, ये सारा काम होता है बस साइकिल पे। होप सो कि आप लोगों को DMA का मकसद समझ में आ गया होगा। DMA एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक्वायर करते हैं कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बसेस का कंप्लीट कंट्रोल अपने पास ले लेती है और हम उसको यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए पोर्ट से मेमोरी में और मेमोरी से पोर्ट में। मतलब हमें बीच में प्रोसेसर के दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं रहती है। ट्रांसफरिंग इस तरह का जो ट्रांसफरिंग होती है ना वो थोड़ी सी फास्टर होती है। बिकॉज इसमें जो है प्रोसेसर तो बहुत सारे काम कर रहा था ना, इसलिए उसको तो काम थोड़ा सा स्टॉप भी करना पड़ रहा था। ये तो उसमें ये होता है कि DMA जो है वो बैठा ही इसलिए कि वो डाटा एक्सचेंज कर सके, इसलिए ये काम जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज अ ट्रांसफ़र विल कंज्यूम एक ट्रांसफ़र जो है वो 2 बस साइकिल कंज्यूम कर रहा था अगर ये प्रोसेसर की मदद से होता तो। ठीक है, चलें अब हम लोग जो है वो आते हैं अपने 23rd लेक्चर पे। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या चीज़ होती है, उसका क्या वर्क है, कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम इसको जस्ट रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा जी, हमारे पास जो DMA होता है ना उसका जो लैच B इंटरफेस होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं ना 4 या 8 बिट्स के 20 या 24 एब्सोल्यूट एड्रेस जो हैं उन बिट के एब्सोल्यूट एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली मैंने क्या कहा कि हम लोग जो DMA के जो लैच होता है उसमें हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो लोअर 16 बिट्स होती हैं ना, लोअर 16 बिट्स होती हैं वो लोड होती हैं बेस एड्रेस रजिस्टर के साथ और जो नंबर ऑफ़ बाइट्स होती हैं वो लोडेड होती हैं और प्लेस होती हैं कहाँ, काउंट रजिस्टर में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो लास्ट वाली 16 बिट्स है ना वो लोड हो जाती हैं बेस एड्रेस रजिस्टर में और जो नंबर ऑफ़ बाइट्स मतलब जितनी बाइट्स जो है उन्हें लोडेड होना होता है ना उसे हम रखते हैं काउंट रजिस्टर में जो वेटिंग में होती हैं। DMA रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट करता है कि वो बस को एक्वायर कर ले थ्रू द होल्ड सिग्नल। क्या करता है DMA कि एक होल्ड सिग्नल भेजता है प्रोसेसर को और उसे कहता है कि हाँ अब मुझे जो है वो बसेस को एक्वायर करना, उनका मुझे जो है ना उनकी
मलकियत या वो जो है वो मुझे दे दें, उनका होल्ड अप मेरी तरफ कर दें। तो वो जो है इट रिसीव्स अ HLDA सिग्नल इफ़ नो हायर प्रायोरिटी सिग्नल इज़ अवेलेबल। अगर सारा कुछ ठीक होता है तो फिर उसको जो है वो HLDA मतलब होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल जो है वो मिलता है, तो इससे फिर वो अपना काम शुरू करता है। अब DMA जो है वो रिक्वायर करता है कंट्रोल ऑफ द बसेस। क्या कंट्रोल ऑफ बसेस होती हैं, ठीक है, DMA के पास, और वो कोई भी इशू कर सकता है सिग्नल को राइट करने के लिए या रीड करने के लिए मेमोरी से IO पोर्ट और IO पोर्ट से मेमोरी की तरफ एक साथ, ठीक है। एक साथ होगा तो जो टाइम जो हमारे पास वो है स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। जो डायरेक्ट सिग्नल्स होते हैं ना वो यूज़ होते हैं DMA ऑपरेशन की रिक्वेस्ट से, और अगर DMA कंट्रोलर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है बस को एक्वायर करने में, तो वापस एक डैक सिग्नल भेजता है ये बताने के लिए कि हाँ भाई हम मेरी सर्विस यहाँ पर चल रही है। अब रिक्वेस्ट को जो है वो सर्विस करने के लिए प्रॉपरली DMA चैनल को प्रोग्राम होना पड़ता है एक्यूरेटली रिक्वेस्ट से पहले। क्या है DMA कैस्केडिंग होती है। एक सिंगल DMA जो है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल DMA ट्रांसफ़र कर सकता है 8 बिट का ऑपरेंड मेमोरी से मेमोरी की तरफ या मेमोरी से दूर एक सिंगल बस साइकिल में, ठीक है। एक सिंगल DMA एक सिंगल बस में मेमोरी से IO पोर्ट या IO पोर्ट से मेमोरी की तरफ 8 बिट का ऑपरेंड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर 16 बिट की वैल्यू को ट्रांसफ़र करना हो तो 2 DMA कंट्रोलर जो है वो लगेंगे इसको वर्क कराने के लिए। अच्छा, DMA प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है। DMA में हमारे पास 4 चैनल्स होते हैं, ठीक है। DMA के पास 4 चैनल होते हैं, हर चैनल प्रोग्राम होता है एक ब्लॉक 64K का जो मैक्सिमम साइज़ है ना ब्लॉक का, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए वो उसको हम यूज़ करते हैं। हर चैनल के लिए एक बेस रजिस्टर होता है, एक काउंट रजिस्टर होता है और एक हायर एड्रेस होता है। हायर एड्रेस जो है वो निबल भी हो सकता है, बाइट भी, जो कि प्लेस होता है लैच B के अंदर। मतलब जो भी हायर एड्रेस होगा वो हमारे पास कहाँ होगा, लैच B में। मोड रजिस्टर जो है वो कन्वे होता है जब चैनल जो है उसको प्रोग्राम किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, रीड पर्पज़ के लिए, राइट पर्पज़ के लिए, मेमोरी से मेमोरी ट्रांसफ़र के लिए भी किया जा सकता है। रिक्वेस्ट टू DMA इज़ मेड टू स्टार्ट इट्स ट्रांसफ़र। DMA को एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि वो अब अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर सके। जो इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ 16 और 18 बिट इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं और टोटल ऑफ 27 रजिस्टर्स होते हैं DMA में। वो किस तरह से होते हैं, उनके क्या क्या नाम है वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ऊपर वाली स्लाइड शो में हमारे पास जो है हर रजिस्टर जो DMA चैनल के लिए प्रोग्राम करने के लिए ज़रूरी होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। कुछ रजिस्टर जो हैं कॉमन है हर चैनल के लिए और कुछ जो है वो हर चैनल के लिए कुछ खास होते हैं। DMA के 3 मोड्स होते हैं, ब्लॉक ट्रांसफ़र, सिंगल ट्रांसफ़र और डिमांड ट्रांसफ़र। द DMA जो है वो वर्क करता है लिस्टेड मोड्स में। ब्लॉक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि DMA जो है प्रोग्राम होता है कि वो एक ब्लॉक को जो है वो ट्रांसफ़र कर सके और उसके दरमियान में वो रुके नहीं, पूरा ब्लॉक जो है उसमें बगैर किसी इंटरप्ट के वो जो है वो पूरा जो है वो सेंड हो जाए या रिसीव हो जाए। और सिंगल ट्रांसफ़र मोड में जो DMA होता है वो सिंगल बाइट के जरिए जो है वो ट्रांसफ़र होता है और अपडेट करते हैं हम लोग काउंटर रजिस्टर को हर बार। मतलब एक रिक्वेस्ट हमने भेज दी, वो चली गई, अच्छा उसके बाद उसने काउंटर रजिस्टर को बता दिया कि हाँ भाई एक चली गई, अब वेटिंग में जो दूसरी थी उसको भी अब ट्रांसफ़र के लिए लगा दो। इस तरह से इसका वर्क चलता रहता है। इसी तरह नेक्स्ट रिक्वेस्ट होती है, जो DMA होता है वो बार बार अपनी ट्रांसफ़र करता है सिंगल बाइट्स को लोकेशन की स्टार्ट से लेके एंड तक। डिमांड ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे ब्लॉक ट्रांसफ़र, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि जो डायरेक्ट सिग्नल्स होते हैं ना वो एक्टिव रहते हैं थ्रू, मतलब जब तक ट्रांसफ़र हो नहीं जाती ना तब तक वो एक्टिव रहते हैं और जैसे ही सिग्नल डीएक्टिवेट होते हैं तो जो ट्रांसफ़र है वो रुक जाता है और फिर उसके बाद वो वेट करते हैं कि डायरेक्ट सिग्नल जब एक्टिवेट होगा तो वो दोबारा से चलेंगे। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग कैसे होती है DMA में, ये टेबल शो कर रहा है कि कंट्रोलर रजिस्टर के विच आर यूज टू डिटरमिन द स्टेटस ऑफ कंट्रोलर डिफाइन द पैरामीटर। ये हमें बताएंगे कि कौन से पोर्ट से होगा, क्या वो वर्क करेगा, क्या राइट करेगा, क्या रीड करेगा, और क्या उसकी स्टेटस होगा, ठीक है, और रजिस्टर का नेम भी। इसको अभी आप लोगों ने एक बार रीड कर लेना, अगर हो सके तो इसके जो पोर्ट्स हैं वो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी, जो टेबल है शो करता है तमाम रजिस्टर के एड्रेसेस जो कि प्रोग्राम होते हैं ट्रांसफ़र को परफॉर्म करने के लिए। ये रजिस्टर जो है वो किस तरह करते हैं, एज ए स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर जो कि कॉमन होते हैं तमाम चैनल्स के लिए। DMA का स्टेटस रजिस्टर क्या है, टर्मिनल काउंट जब अगर जो है वो तमाम ब्लॉक को उसने जो है वो पहुंचाना है तो उसको रिक्वेस्ट करता है थ्रू DMA चैनल जहां से उसने ट्रांसफ़र होना होता है, और फिर स्टेटस रजिस्टर जो है वो मेंटेन करता है टर्मिनल काउंट का स्टेटस कि हाँ अब वो पेंडिंग में है, अब वो चला गया है, अब वो पहुंच गया है। ये सारा जो स्टेटस है ये हमारे पास मेंटेन होता है टर्मिनल काउंट में और डायरेक्ट सिग्नल जो है हर चैनल के लिए कहाँ, DMA के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है DMA कमांड, मतलब जो हमने यहाँ
ये वाले रजिस्टर की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर 1 बाय 1 सारे रजिस्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। कमांड रजिस्टर है, ये कमांड रजिस्टर होता है, ये यूज़ होता है प्रोग्राम को डिफरेंट पैरामीटर्स, प्रोग्राम के डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करने के लिए, किस लिए, चैनल्स के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट हो गया। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।